आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियाँ। मांग की मूल्य लोच को मापने की अनेक विधियाँ हैं, इसके अनेक मेथड है, जिसके कुछ मेन मेथड्स की आज हम बात करेंगे। तो वी हैव टू सी मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। फर्स्ट इज द परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि। सेकेंड द टोटल आउटले मेथड, कुल व्यय विधि। थर्ड इज पॉइंट मेथड, बिंदु विधि। एंड फोर्थ इज द आर्क मेथड, चाप विधि। अब एक के बाद एक इसका डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट इज द परसेंटेज मेथड। इन दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो इस विधि के अकॉर्डिंग मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसमें मूल्यों में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है। और यदि ऐसा करने से भागफल 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। 1 से अधिक आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक तथा 1 से कम आने पर मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? ईपी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है, उसमें हमने देखा है कि चेंज इन प्राइस इज 10%, उससे डिमांड में कितना परसेंट पर चेंज हुआ है? 30%। चेंज इन डिमांड इज 30%। तो 3/1 इक्वल्स टू 3, तो ईपी इज ग्रेटर देन 1, इसे हम कहेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड, चेंज इन प्राइस इज 30%, और इससे जो डिमांड में चेंज हुआ है दैट इज चेंज इन डिमांड इज 30%। तो 3/3 इक्वल्स टू 1, ईपी इक्वल्स टू 1, इसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। थर्ड, चेंज इन प्राइस इज 60%, इस चेंज के कारण जो डिमांड में चेंज हुआ है दैट इज चेंज इन डिमांड इज 30%, इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो ईपी इज लेसर देन 1, इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? तो इस तरह से हम कैसे ज्ञात कर लेंगे इसे? ईपी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन चेंज इन प्राइस, इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, दैट इज द टोटल आउटले मेथड। In this method, the total expenditure before change in price and total expenditure after change in price are compared. तो इस विधि के अकॉर्डिंग मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए मूल्य परिवर्तन से पूर्व उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य परिवर्तन के बाद किए जाने वाले कुल व्यय को कंपेयर किया जाता है। When price falls, if total outlay the commodity remains the same, the price elasticity of demand is said to be unitary इलास्टिक। क्लियर? यदि वस्तु की मांग में मूल्य लोच उस समय इकाई के बराबर होती है जब वस्तु के मूल्य बढ़ने अथवा घटने पर वस्तु के कुल व्यय की मात्रा स्थिर रहती है। तो क्या होगा ये? ई पी इक्वल्स टू 1। इफ टोटल आउटले राइजेज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और इलास्टिक व्हेन द टोटल आउटले फॉल्स द इलास्टिसिटी of demand is said to be less than 1 or inelastic. When price rises, it's happen to be just opposite. Clear? तो जब मांग की लोच उस समय इकाई से अधिक होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि घट जाती है, और मांग की लोच उस समय इकाई से कम होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि घट जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है। क्लियर? इसे हम एक एग्जांपल से और देख सकते हैं कि देखिए यहाँ
प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी और टोटल आउटले। तो देखिए जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें प्राइस घटने और बढ़ने पर जो टोटल आउटले है वो बढ़ रहा है। क्लियर? तो ये होगा ईपी इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड पोजीशन में हम देखेंगे टोटल आउटले कांस्टेंट है, तो ये ईपी इक्वल्स टू 1। और थर्ड पोजीशन में हम देखेंगे टोटल आउटले डिक्रीज हो रहा है, तो ईपी इज लेसर देन 1। क्लियर? तो इस तरह से मांग की लोच को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। आउटलाइन इलास्टिसिटी, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। कब? जब फॉल्स इन प्राइस टोटल आउटले इंक्रीजेस और राइज इन प्राइस टोटल आउटले फॉल्स, इट इज ईपी इज greater than 1. When total outlay remain constant when falls in price and rise in price total outlay remains constant, it means EP is equals to 1. Now when falls in price total outlay decreases and rise in price total outlay increases, EP is lesser than 1 or EP is 0. Clear? अब एक ग्राफ की तरह और देख लेते हैं। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ओ वाई एक्सेस पे प्राइस है और ओ एक्स एक्सेस पे लिया है हमने टोटल आउटले। तो देखिए इसमें 3 सिचुएशन दी हुई हैं। क्लियर? 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो देखिए व्हेन फर्स्ट पे बात करेंगे, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओ पी, क्या कर रहे हैं, ओ पी टू ओ पी वन, द टोटल आउटले इंक्रीज फ्रॉम PA टू P1B, यहाँ पर क्या होगा, EP इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP1 टू OP2, द टोटल आउटले रिमेन्स द सेम P1 PB एंड P2 C, तो यहाँ EP इक्वल्स टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। एंड थर्ड इज व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP2 टू OP3 एंड द टोटल आउटले ऑल्सो फॉल्स फ्रॉम P2C टू P3D, तो यहाँ EP इज लेसर देन 1। क्लियर? ये तीनों सिचुएशन A, B और C टू D पॉइंट यहाँ तक हमें मिल गई हैं। ये हमारा कांस्टेंट है। तो इस तरह से टोटल आउटले मेथड को हम क्लियर कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज द पॉइंट मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन that each point of the straight line demand curve has different elasticity of demand. When the change in the prices of the commodity are very low, in this situation elasticity of demand is assessed at any point of demand curve. It is due to reason that the elasticity of demand of various points of demand curve are quite different. Clear? It means जब वस्तु के मूल्य में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण डिमांड लाइन में के किसी पॉइंट पर मांग की लोच ज्ञात करना बहुत अधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि डिमांड लाइन के विभिन्न पॉइंट्स पर मांग की लोच भिन्न भिन्न होती है। और मांग की लोच के बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, EP इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इसे एक एग्जांपल से इस कर्व से देख लेते हैं। EP इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, और इसे पुट कर देते हैं Q1 Q2 अपॉन P1 P2 मल्टीप्लाई बाय OP1 अपॉन OQ1। हियर Q1 Q2 इक्वल्स टू EP, P1 P2 इक्वल्स टू AE, OP1 equals to Q1A, this is, and OP2 equals to Q2B. Clear? तो EP equals to EB upon AE multiply by AQ1 upon OQ1. Now consider triangle AQD and triangle AEB. Triangle AQ1D1 equals to triangle AEB and triangle AEAB equals to triangle Q1AD1.
Now we get two triangles, triangle AQ1D1 and triangle P1DP1A, which are similar to each other. Therefore, the ratio of their sides are also the same. As such, Q1D1 upon OQ1 will be the same as that of AD1 upon DA and AQ1 upon DP1, since OQ1 is the same as P1A. Hence, EP equals to Q1 D1 upon OQ1 or AQ1 upon DP1 equals to OP1 upon DP1 or AD1 upon DA. Assuming that the distance between A and B is reduced indefinitely, the 2 points width coincide, and as such the elasticity of demand at point A will be equal to AD1 dA. In other words, when the demand curve is a straight line, demand curve, the EP equals to lower segment of the demand curve upon upper segment of the demand कर्व. तो ये डिमांड कर्व जैसे स्ट्रेट लाइन इसमें देख लेंगे, इस पे पॉइंट्स बने हुए हैं, दैट इज QABRP. क्लियर. तो देखिए हर पॉइंट पे इसका अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. EP एट Q पॉइंट इक्वल्स टू OP अपॉन RQ इक्वल्स टू 1. तो ये क्या होगी, यूनिटरी इलास्टिक. EP एट A point equals to AP upon RA equals to EP is greater than 1, and EP at B point BP upon RP is EP is lesser than 1. EP at R point equals to RP upon 0, EP is infinite. EP at P point equals to ORP equals to EP is 0. It means here is inelastic demand. अब हम बात करेंगे डिमांड कर्व नॉट ए स्ट्रेट लाइन. जब स्ट्रेट लाइन पे नहीं है तो DD इज द डिमांड कर्व. X and Y आर द 2 पॉइंट्स टेकन ऑन इट. एट पॉइंट X इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन द यूनिट. क्लियर. एंड एट B पॉइंट Y, एट पॉइंट Y इज लेस देन द यूनिट. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिमांड मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ मेथड इज द आर्क मेथड. इफ द प्राइस चेंज इज समवॉट लेस और वी हैव टू मेजर इलास्टिसिटी बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स रेदर देन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, वी यूज आर्क मेथड. The elasticity of demand by arc system is known on the basis of old price and average of demand. It means जब वस्तु के मूल्यों में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े चेंजेस होते हैं, तब डिमांड रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के स्थान पर मांग की रेखा के एक भाग, इट मीन्स चाप की लोच ज्ञात करना अधिक उपयुक्त रहता है. और मांग की आर्क इलास्टिसिटी मापते समय मूल्य तथा मांग की मात्रा दोनों के मध्य पॉइंट लेकर मांग की लोच इन बिंदुओं के मध्य मापी जाती है. कैसे मापी जाती है? आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ डिमांड प्लस न्यू क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस प्लस न्यू प्राइस. और वी कैन से चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन P1 प्लस P2. क्लियर. देखिए डायग्राम हमारे सामने, इसे हम और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. ये हमारे पास एक DD डिमांड कर्व दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है P1 P पे हमने 8 माना है और P1 को हमने 6 माना है. A पॉइंट और B पॉइंट दिए हुए हैं. Q पे हमने OQ हमने माना है 10 एंड OQ1 12. तो ये पॉइंट हो गए AB, प्राइस हो गए 8 और 6, क्वांटिटी ऑफ डिमांड हो गए 10 और 12. तो EP को कैलकुलेट करेंगे. EP इक्वल्स टू फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2 अपॉन 10 प्लस 12 अपॉन 2 अपॉन 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 14. क्लियर. और 2 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 28 अपॉन 44 इक्वल्स टू 7 अपॉन
11, तो ये आ गया 0.64। तो यहाँ पर द डिमांड इज लेस इलास्टिक, इट मीन्स EP इज लेसर देन 1। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे आर्क मेथड के अकॉर्डिंग। क्लियर? थैंक यू सो मच।